बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। टुडे आवर टॉपिक इज चेकिंग फॉर नॉर्मेलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा to apply any test such as t distribution, z distribution, chi-square or ANOVA F test. This is an important assumption to apply these tests, that the data is normally distributed. If the data is not normally distributed, we cannot apply these tests. Normality and the randomness that is somehow related to each other. If the data is randomly distributed, we can say that this may be also in normally distributed data, or data is come from normal distribution. If data is not randomly distributed, we also say that data will also not be normally distributed. So to apply this test, parametric test, normality is important assumption. Normality is also related to a sample size. जब हमारे पास जो सैम्पल साइज होते हैं ये स्मॉल होते हैं तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो एक सीवियर कंडीशन बन जाती है। हम कहते हैं जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज करता जाता है जो कि हमारी क्लास तो हम नॉर्मेलिटी जो है ये अप्रोचेस कर जाती है, डाटा जो है ये अप्रोचेस कर जाता है नॉर्मेलिटी को। लेकिन जब हमारे पास डाटा जो है स्मॉल होता है तो नॉर्मेलिटी वहाँ पर एक सीवियर कंडीशन बन जाती है, यानी कि वहाँ पर हमें टेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि डाटा वाकई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। एक्चुअली हमारे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, रियल लाइफ फिनोमेनास होते हैं, उनमें जो नॉर्मेलिटी जो होती है वो अमूमन आती है। हम कहते हैं नॉर्मेलिटी जिस तरह हमें एक ह्यूमन लाइफ है, नॉर्मेलिटी को आपने पढ़ा होगा, एक इसका एक नॉर्मल ग्राफ होता है, राइट टेल होती है, लेफ्ट टेल होती है और दरमियान में एक बेल शेप यानी कि वो बनी होती है। अगर हमारी ह्यूमन लाइफ ही है, फॉर एग्जांपल हमारी फ्रॉम द बर्थ, जब हमारी बर्थ होती है तो हमारे जो हमारी बॉडी में जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। हम ज़ीरो नहीं कहते, लेकिन होती ज़रूर है, लेकिन वो बहुत कम होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी पावर भी इंक्रीज़ होती जाती है, और एट द एंड जब हम एक यंग एज में आते हैं तो हमारी जो पावर होती है वो एक पीक पे होती है। ये एक नॉर्मल ग्राफ बन रहा है हमारी जो, यानी कि अगर आप लेफ्ट टेल से शुरू हो तो हमारी जो जिस तरह ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो हमारी जो पावर होती है हमारे बॉडी के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम यंग एज से हम ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं, हमारी जो जिस्म के अंदर पावर है वो डिक्रीज होती है, एक पीक पर पहुंच के उसके बाद सेम वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो जाती है। ये एक जस्ट एक रियल लाइफ फिनोमेना है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री की कोई आइटम वगैरह है, चाहे वो शूज़ है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई चीज़ है, इन चीज़ का जो डाटा होता है, इनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल को अप्रोच करती है। अमूमन जो लाइफ टाइम्स होते हैं ऑफ एनी थिंग्स वो नॉर्मल को अप्रोचेस करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा टाइम मांगती हैं। अमूमन जो कि किसी चीज़ को हमने स्टडी करना हो तो हम उसकी पूरी लाइफ को हम देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट पीरियड से हम डाटा लेके उसको स्टडी करते हैं, और उसके लिए हमें ये देखना होता है ये शॉर्ट पीरियड का डाटा जो है ये वाकई नॉर्मल को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जिस तरह एक कोविड की सिचुएशन है, ये इसमें जो लास्ट ईयर मार्च में जो सिचुएशन शुरू हुई थी फरवरी में, वो बहुत कम केसेस थे। उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हुए और आई थिंक जुलाई में वो केसेस जो हैं वो बहुत पीक पर पहुंच चुके थे, लेकिन मिडिल ऑफ द जुलाई में वो उसके बाद वो फॉल होने शुरू हो गए। यहाँ पर भी एक जो है ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन इस मुकम्मल ग्राफ को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है अमूमन 1 ईयर का टाइम लगा है, जबकि हमारे पास अमूमन इतना टाइम नहीं होता। हमने जो क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट पीरियड का डाटा, अगर मार्च में शुरू हुआ था ये कोविड की सिचुएशन, तो हमने 1-1.5 माह का डाटा लेके हमने उसके ऊपर ग्राफ्स वगैरह अप्लाई करने थे कि फर्दर सिचुएशन क्या होगी। तो हमने शॉर्ट पीरियड को जब हमने ये देखना था कि जी फर्दर सिचुएशन क्या होगी, तो उसके लिए हमें टेस्ट्स वगैरह भी कुछ अप्लाई करने होंगे, लेकिन
उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो उसके लिए जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो वो वाले टेस्ट हम आज पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टेस्ट हैं। नॉर्मलिटी जो है ये प्रॉब्लम होती है अमूमन स्मॉल सैम्पल्स के, हमें ये जो लार्ज डाटा सेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है। लार्ज डाटा सेट्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली ये अप्रोच कर जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जो हाईली स्क्यूड डाटा सेट्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी जिसकी टेल जो है राइट साइड पे हो या फिर लेफ्ट साइड पर हैवी हो। जिसकी टेल किसी भी साइड पर हैवी हो तो वो डाटा स्क्यूड कहलाता है, या इसको आप कह लें कि जिसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल ना हो, दोनों की शेप जो है इक्वल ना हो, तो इस तरह के डाटा सेट्स जो है ना होते हैं वो स्क्यूड होते हैं। और जब इस तरह का डाटा सेट आ जाए हमारे पास तो हमारे फर्दर एनालिसिस में भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है अमूमन ये भी होता है कि राइट एंड लेफ्ट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन डाटा जो है ये लेप्टोकर्टिक होता है। लेप्टोकर्टिक यानी कि डाटा की जो पीकनेस है, डाटा की जो ग्राफ हम बनाते हैं उसकी जो ऊपर वाली शेप है वो ज़्यादा अप हो जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस सूरत में डाटा जो है वो आपका लेप्टोकर्टिक होता है। और उसकी जो दूसरी सिचुएशन है वो मेसोकर्टिक है। जब मेसोकर्टिक होता है डाटा तो उसको हम कहते हैं ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। लेकिन अगर उसकी जो लाइन हो ज़्यादा ऊपर चली जाए, यानी कि जो त्रिकोण जो होती है मिडल साइड की वो ज़्यादा ऊपर चले जाए तो उसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। और जब डाटा के अंदर लेप्टोकर्टिक भी शो हो जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस सूरत में आपका डाटा जो है ये स्क्यूड तो नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है। जब डाटा के अंदर स्क्यूनेस भी होगी तब उसके जो टेल्स के अंदर जो होगी वो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब एक डाटा जो हमने लिया हो, हमने डाटा लेना था 20 से लेकर 40 एज के बिटवीन पीपल का, लेकिन हमारा जो डाटा है वो मोस्टली आ गया 20 से 25 एज के बिटवीन, या फिर हम ये कह लें कि 35 से लेकर 40 एज के बिटवीन हमारा मोस्टली डाटा आ गया। तो इस तरह क्या हुआ, हमारी टेल्स जो हैं हैवी हो गई। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी जो है नॉर्मेलिटी जो है ये एक सीरियस कंसर्न बन जाती है। होना तो ये चाहिए था कि जो हमने डाटा लिया वो 20 से लेकर 40 के एज तक बिटवीन में रैंडमनेस आनी चाहिए थी। ये नहीं होना चाहिए था कि ज़्यादा डाटा आपकी 20 से 25 एज का है या फिर 25 से 30 एज का है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह होगा तो फिर भी नॉर्मेलिटी की जो जम्पशन है वो वायलेट हो जाएगी या एक सीरियस कंसर्न बन जाएगी। मोर ओवर जो है अगर डाटा के अंदर आउटलायर्स भी आ जाते हैं तो उस सूरत में जो नॉर्मेलिटी जो है वो भी वायलेट हो जाती है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीवियस स्लाइड में एडजस्ट हो गया कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो मोर रेस्ट्रिक्टिव होते हैं हो जाते हैं, या इट बिकम्स हार्डर टू डिक्लेयर दैट द डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे जैसे हम डाटा को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये जो हमारी नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है ये हार्डर हो जाती है। यानी कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कहना है कि एक लार्ज डाटा सेट के लिए जो नॉर्मेलिटी अजम्पशन है वो वायलेट हो जाती है। तो हम ये जो हमारे टेस्ट वगैरह हैं ये लार्ज डाटा सेट्स के लिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल सैंपल्स के लिए। लेकिन जब आपके पास सैंपल डाटा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो तब उस सिचुएशन में ये जो टेस्ट हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्लासिकल थ्योरम भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम डाटा को इंक्रीज करते जाएं हमारी जो नॉर्मलिटी की अजम्पशन है वो फॉलो हो जाती है। डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर देता है। अच्छा, नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए आपने कुछ मेथड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और कुछ मेथड्स जो हैं फॉर्मल मेथड्स वो आज हम पढ़ेंगे। एक है उनके नॉन फॉर्मल मेथड जिनको हम ग्राफ्स वगैरह भी कहते हैं, हिस्टोग्राम है, क्यू प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट है। ये आपने SPSS के कोर्स में आपने पढ़ लिए होंगे कि ग्राफ से आप नॉर्मलिटी को किस तरह डिटेक्ट करते हैं। मोस्टली जो है हिस्टोग्राम को हम यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम यानी कि एक
बार प्लॉट ही होता है, उसके ऊपर हम एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, जिस तरह नॉर्मल कर्व होती है। नॉर्मल कर्व को अगर हम देखते हैं कि अगर उसकी राइट साइड और उसकी लेफ्ट टेल साइड दोनों इक्वल हैं, शेप आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर उसकी शेप के अंदर स्क्यूनेस आ रही है तो हम कहते हैं कि डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो फॉर्मल स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, जिनमें हम WS टेस्ट पढ़ेंगे और जॉर्क-बेरा टेस्ट, ये दो हम आज स्टडी करेंगे। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है, इसमें जो WS टेस्ट है ये एक इजी टेस्ट है एज कंपेयर टू अदर टेस्ट। इसके लिए हम जब हम WS टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस में आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और अल्टरनेटिव में ये भी कह सकते हैं कि डेटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। या इसके अलावा ये हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, द सैंपल डेटा आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन ए नॉर्मल पॉपुलेशन, या आप अल्टरनेटिव में इसके लिख सकते हैं द सैंपल डेटा आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन ए नॉर्मल पॉपुलेशन। WS टेस्ट जो है ये एक सिंपल टेस्ट है जो कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और है रेंज। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है उसको हम Q से नोट करते हैं, Q इज इक्वल टू W डिवाइड बाय S। W जो है वो एक डाटा की रेंज को डिफाइन करता है, रेंज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डाटा की, वो हमने लेनी। और S है स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है और उसकी रेंज लेनी है। रेंज यानी कि W उसको हम डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से, हमारी Q की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, ये टेस्ट जो है थोड़ा सा शपीरो वॉक टेस्ट जो है उससे भी मिलता जुलता है, तो इसको कंप्लीटली उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। समटाइम स्टूडेंट जो है WS को शपीरो वॉक टेस्ट भी समझ लेते हैं कि W स्टैंड फॉर वॉक एंड S फॉर शपीरो, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। WS टेस्ट ये अलग चीज़ है और शपीरो वॉक टेस्ट जो है ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों समहाउ रिलेटेड एक चीज़ें हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को अगर फिक्स कर दिया जाए तो दूसरी चीज़ को वेरी कर दिया जाए तो डाटा के अंदर जो है वो चेंज आती है। यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर जो शेप्स हैं तीनों लेफ़्ट साइड वाली, यहाँ पर उसने रेंज को कांस्टेंट रखा है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को उसने चेंज किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जैसे उसने चेंज की है उसकी जो शेप है, ये कर्व जो है ये नीचे को आती जाती है। फर्स्ट पे जो थी यहाँ पर रेंज कुछ और थी, सेकंड पे कुछ और थी और थर्ड पे कुछ और। रेंज यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुई तो उसमें क्या हुआ कि डाटा जो है स्प्रेडनेस जो है, शेप जो है वो भी इंक्रीज हो गई। जबकि लेफ्ट साइड में आप देखें जो रेंज जो है वो चेंज हो रही है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, उसमें मुकम्मल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रेंज जो है ये कंप्लीट बताता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि मीन के अराउंड में जो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज डिफरेंस कितना है। यहाँ पर फर्स्ट शेप में अगर आप देखें W, ये एक लाइन बनी हुई है W के बिल्कुल ऊपर, ये बता रही है यहाँ पर रेंज कितनी है, और उसके मिडल में जो वैल्यूज़ हैं ये 3 लाइंस डॉटेड जो हैं इनमें एक मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ्ट वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी रेंज को बता रही हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों शेप में कांस्टेंट है, यानी कि आप देखें ये तीनों डॉटेड लाइन सेम डिस्टेंस पे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज जो है वो चेंज हो रही है। जैसे जैसे रेंज चेंज हो रही है ये नीचे वाली W के ऊपर वाली लाइंस जो है ये भी इंक्रीज हो रही है, जबकि लास्ट शेप में क्या हो रहा है कि W की वैल्यू मोस्ट इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो है ये अबव शेप जो है ये भी डाउन आ गई।
ये एक एग्जांपल है, विलेजेस हैं कुछ, उनका डाटा देखा गया है। एरिज़ोना है, क्रॉपो है, ये 17 विलेजेस हैं, इनका पॉपुलेशन डेंसिटी ये एक वैल्यूज़ गिवन है। तो WS टेस्ट हमने अप्लाई करना है, हमने चेक करना है कि डाटा जो है यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। सबसे पहले हाइपोथेसिस वही आप बनाएंगे जो प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया गया है। सेकंड पे आप अल्फ़ा की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे कि 1% है, 2% है, 5% है, वट एवर जो भी वैल्यू है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में आपने क्यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। क्यू यानी कि W/S यानी कि डाटा की रेंज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है वो है 3.6 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो है 0.866। 3.6 को उसने 0.866 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 4.16। और जबकि क्यू क्रिटिकल वैल्यू को आपने कैलकुलेट करने ये टेबल से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर ये एक टेबल है। टेबल में एक साइड पर n की वैल्यूज़ हैं और एक साइड पर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं। प्रीवियस स्लाइड पे जो था जो एग्जांपल है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 5% ली गई है। तो एक साइड पे आपने देखना है 17 n की वैल्यू और ऊपर दूसरी साइड पर आपने अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि 0.05 देखनी है। तो इसके बिटवीन आपने देखना है कौन सी दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर तो आपकी वैल्यूज़ इसके दरमियान फॉल कर रही हो तब आपने एक्सेप्ट करना है आपका हाइपोथेसिस, अदरवाइज आपने रिजेक्ट करना है। अगर आपकी वैल्यू जो है इन दो वैल्यू यहाँ पर 3.06 और 4.31 वैल्यू आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। अगर आपकी क्यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू इसके दरमियान में आ रही है तब आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आप कहेंगे कि डेटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर जो वैल्यू है क्यू स्टैटिस्टिक की 4.16 है और क्रिटिकल रेंज जो आपकी आई थी 3.06 से लेकर 4.31 तक है। हमारी जो वैल्यूज़ है 4.16 वो इसके अंदर फॉल कर रही है तो हम कहेंगे कि जी एक्सेप्ट H0 वी विल since the computed value does not fall in the rejection region, so we accept null hypothesis and conclude that the data is normally distributed या data comes from a normal population। ये टेबल आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपने इस टेबल को अपने पास प्रिंट करके भी रखना है, ये आपके लिए एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आएगा।